आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम लोग लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करता है, या हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इन सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। तो सबसे पहला बात ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब ये हो जाता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक संग्रह होता है। दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर का कलेक्शन इकट्ठा किया जाता है जिनसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण होता है। जैसा कि पहले बताया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेटिव बनाता है, कार्य करने के योग्य बनाता है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहा होता है दैट मीन्स ये सारा का सारा जो डिवाइसेज है वो एक साथ काम कर रहा होता है। दैट मीन्स कि इन सारे डिवाइसेज को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया जिससे कि इस सारे के सारे सिस्टम को एक साथ चलाया जा सके, इन सारे सिस्टम का एक साथ संचालन किया जा सके। तो उसके लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर बना करके दिया गया वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेटिव बनाता है, कार्य करने के योग्य बनाता है। इट डज फॉलोइंग ऑपरेशन मेनली। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों को करता है। कौन कौन सा कार्य इसमें आ जाता है? तो सबसे पहला काम हो जाता है प्रोवाइड इंटरफेस। दैट इज ये इंटरफेस प्रदान करता है। अब सवाल ये आता है कि इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो माध्यम हो जाता है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन भेज पाते हैं। जैसे कि अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो उस एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट आइकन्स होते हैं जहाँ पे हम क्लिक करके किसी ऐप को ओपन कर सकते हैं और उस ऐप के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर के ऊपर काम करने जाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट आइकन्स होते हैं जिस आइकन पे क्लिक करके हम डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब काम करने के लिए हमें जो स्क्रीन पे आइकन दिख रहा है, जो हमें ग्राफिक्स दिख रहा होता है, यही ग्राफिक्स कहलाता है हमारा इंटरफेस। तो इंटरफेस को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि इंटरफेस कंप्यूटर के अंदर वो माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरफेस ना हो तो हम कंप्यूटर पे कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई इंटरफेस नहीं मिलता है तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं भेज पाएंगे, और जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भेज पाएंगे तो हमारा कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर पे काम करने के क्रम में जो सबसे पहली नीड होती है एक यूज़र को, वो होता है इंटरफेस। और ये इंटरफेस जो होता है कंप्यूटर के अंदर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसे प्रदान करता है। जब हमको इंटरफेस मिल जाता है स्क्रीन के ऊपर देन हम इनपुट करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है वो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को कंट्रोल करना। दैट इज़ कि कंप्यूटर के अंदर हम जो भी इनपुट भेजेंगे या कंप्यूटर के ऊपर हम जो भी आउटपुट देख रहे हैं, इन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। दैट इज़ कि जब कभी हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इनपुट जो होगा वो कंप्यूटर के मेमोरी में कहीं न कहीं स्टोर होगा। अब कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ पे स्टोर होना है, कौन से मेमोरी के अंदर स्टोर होना है, ये सब कुछ डिसाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं मेमोरी का जो मैनेजमेंट होता है, ये भी कर रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। Once the data is loaded into computer memory, then data is processed by the CPU। एक बार जब हमारा डेटा जो होता है या इंस्ट्रक्शन होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है तो फिर अब बारी आता है सीपीयू का, जो कि इस डेटा को प्रोसेस करेगा। सीपीयू किस तरह से डेटा को प्रोसेस करेगा, कौन से इंस्ट्रक्शन को पहले प्रोसेस करेगा, या इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को कंट्रोल करने का भी काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज सीपीयू कौन से टास्क को परफॉर्म करेगा ये भी डिसाइड करके देता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक बार जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी डेटा को प्रोसेस कर देता है, सॉरी, सीपीयू किसी डेटा को प्रोसेस कर देता है तो प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट दिख रहा होता है ना, और उस आउटपुट को भी कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो कंप्यूटर मुख्य रूप से ये 4 काम करता है ना? हम इनपुट भेजेंगे, वो इनपुट मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, मेमोरी के बाद वो डेटा सीपीयू के अंदर जाता है, जहाँ पे उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद वो मेरे को आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाता है और इन सभी को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन 4 पॉइंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। कंप्यूटर के संसाधन से अभिप्राय ये हो जाता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस जुड़े हुए हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक और एनी पेरिफेरल्स, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो कि हमारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये सभी पेरिफेरल्स कंप्यूटर के संसाधन में या कंप्यूटर के रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर जो भी फंक्शन करेगा, वो सारा का सारा फंक्शन भी कंप्यूटर रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस को कंट्रोल और मैनेज करता है। साथ-साथ कंप्यूटर जो फंक्शन करता है, उन फंक्शंस को भी कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। इस बात को हम एक सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। दैट इज़ जैसा कि हम देखते हैं ब्रिज 2 किनारों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक उसी तरह से हमारा कंप्यूटर एक किनारा और दूसरा किनारा है यूज़र और इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज़ कि एक यूज़र को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए या एक यूज़र को कंप्यूटर से जोड़ने का जो काम करता है वो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आइए समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला जो टाइप है इसका हमारा वो होता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा टाइप आता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या इसे हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो टाइप आता है वो आता है हमारा मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 टाइप। पहला जो टाइप है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा टाइप होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आइए इनको डिटेल में समझते हैं कि हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये किस तरह से फंक्शन करता है। तो अब पहले समझते हैं हम सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसा कि इसके नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लग रहा होगा, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़र को ये फैसिलिटी देता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या उस कंप्यूटर के ऊपर कोई एक यूज़र किसी सिंगल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। यानी कि एक समय में कोई एक यूज़र कंप्यूटर के ऊपर सिंगल टास्क करे, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय में एक यूज़र एक ही कार्य कर सकता हो, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये कह सकते हैं डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि डॉस के ऊपर हम एक टाइम में एक ही कमांड को रन करा सकते हैं। हम एट अ टाइम दो या दो से ज़्यादा कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। तो एक टाइम में ये एक ही कमांड को एग्जीक्यूट कराता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल समझना चाहें इसका, तो ये मोबाइल जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ऐसा जब सिंपल फ़ोन हुआ करता था हमारे पास, तो ऐसे फ़ोन के अंदर हम एक टाइम में कोई एक ही काम कर रहे होते हैं। या तो हम गेम खेल सकते हैं या नहीं तो हम म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं या एक कोई सिंगल काम कर सकते थे। तो ऐसे फ़ोन के अंदर जो आपको फैसिलिटी दिया गया था, उसमें ये दिया गया था कि आप एक बार में एक सिंगल ऐप को ही चला सकते हैं, एक सिंगल काम को ही कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पे एक समय में या एक टाइम में आप एक ही काम को कर सकते हैं, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे भी नाम से ही इसका डेफिनेशन क्लियर हो रहा है। यहाँ पे यूज़र तो एक है, लेकिन जो टास्क है वो मल्टी कर सकते हैं। यानी एक यूज़र एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को चला सकता है या एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे एक यूज़र एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को चला सकता हो, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानेंगे। दरअसल ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये फैसिलिटी दिया जाता है कि आप बैकग्राउंड में भी प्रोग्राम को चला सकते हैं और फोरग्राउंड में भी प्रोग्राम को चला सकते हैं। दैट इज़ कि जो प्रोग्राम हमारा बैकग्राउंड के अंदर है वो प्रोग्राम भी चल रहा होगा, उस प्रोग्राम को भी कंप्यूटर सपोर्ट करेगा और जो फोरग्राउंड में है यानी कि जो कि स्क्रीन पे दिख रहा हो रहा है, विजिबल होता है, इन प्रोग्राम को भी हमारा कंप्यूटर सपोर्ट करता है। सो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट बोथ बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन एंड फोरग्राउंड एग्जीक्यूशन।
अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक प्रकार का सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिकॉज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम एक टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें स्मार्टफोन पे तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आज के टाइम में जो मोस्टली जो हम फ़ोन देखते हैं, स्मार्टफोन जो देखते हैं, उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आता है हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑफ कोर्स हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी एक टाइम में मल्टीपल ऐप को चला सकते हैं। लाइक आप कोई म्यूजिक प्लेयर चला लेते हैं जहाँ पे कोई म्यूजिक चल रहा होता है बैकग्राउंड में, और फिर हम एक दूसरे टास्क को भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको फैसिलिटी दे दिया जाता है कि आप एक टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक टाइम में आप मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, चला सकते हैं, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कंप्यूटर के ऊपर तो विंडोज़, इस विंडोज़ के अंदर डिफरेंट वर्जन्स मिले हमको टाइम टू टाइम। ये सारा का सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो है हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं पर हम एंड्रॉयड के ऊपर बात करें तो एंड्रॉयड भी एक सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अभी के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, करंटली यूज़ करते हैं। ये स्क्रीन पे आपको कुछ इमेजेस दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, यूज़र भी मल्टी है एंड टास्क भी मल्टी है। दैट इज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूज़र को फैसिलिटी देता है एक ही टाइम में मल्टीपल यूज़र मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सके। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर मल्टी टास्किंग है तब तक तो ठीक था, लेकिन मल्टी यूज़र, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? कि एक सिस्टम पे मल्टी यूज़र कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो दरअसल हमारा जो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये यूज़र को फैसिलिटी देता है कंप्यूटर्स को, सीपीयूज़ को आपस में शेयर करने का, कनेक्ट करने का। जब हम मल्टीपल सीपीयू को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वहाँ जो डेटा होता है सारे कंप्यूटर के ऊपर एक नेटवर्क के ऊपर शेयर हो रहा होता है, और एक ही टाइम में हर एक सिस्टम पे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन चलाया जा सकता है और वो डेटा आपस में शेयरेबल होता है। और इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा बैंकिंग सेक्टर में या रेलवे सेक्टर में यूज़ किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि एक से अधिक उपयोगकर्ता के साथ सीपीयू साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी एक से ज़्यादा यूज़र के साथ सीपीयू को आपस में जोड़ने का, आपस में कनेक्ट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर हम इसके एग्जांपल के ऊपर बात करें तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एनटी है, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, वो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल कहलाते हैं। यूज्ड इन बैंकिंग एंड रेलवेज लाइक एरिया, और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है वो बैंकिंग व रेलवे जैसे क्षेत्रों में, या ऐसी कोई कंपनी है जिनका अलग अलग जगह पे डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो ऐसे कंपनीज को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वो होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे एक नेटवर्क दिख रहा होगा। अब इस नेटवर्क के अंदर हम बात करें तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सर्वर रखे गए हैं, डिफरेंट कंप्यूटर रखे गए हैं, और इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि एक ही टाइम में हर एक सिस्टम पे डिफरेंट यूज़र डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसा कि बैंकिंग सेक्टर में या रेलवे सेक्टर के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक ही समय में बहुत सारे यूज़र को बहुत सारा टास्क परफॉर्म करने का फैसिलिटी देता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक आता है हमारा बूटिंग। आइए समझते हैं बूटिंग क्या होता है। लेकिन बूटिंग को समझने से पहले एक कंसेप्ट होता है, उसको पहले हम लोग समझते हैं। अब भाई हम कंप्यूटर सिस्टम पे जब हम बात करेंगे, है ना, तो डिफरेंट सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अब अगर हम बात करें पीसीज के बारे में, तो मोस्टली जो पीसी है या पर्सनल कंप्यूटर है, उस पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया होता है। वहीं पे हम बात करें स्मार्टफ़ोन्स, तो मोस्टली हम देखते हैं ये कि स्मार्टफ़ोन के ऊपर ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं पे अगर बात करें एप्पल के बारे में या आईफ़ोन के ऊपर, तो वहाँ पे आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। एप्पल पीसी है तो वहाँ पे मैक
ओएस यूज़ करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सिस्टम जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमको देखने को मिलता है पीसी पे तो वो होता है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और स्मार्टफ़ोन पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम लोग भी इस पूरे के पूरे सीरीज के दौरान यूज़ करने वाले हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं। जैसे कि करंटली अगर हम बात करें तो विंडोज़ के जो वर्जन्स हैं जो कि अभी वर्तमान में यूज़ हो रहे हैं, उसमें विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8.1 है, विंडोज़ 10 है, और जो विंडोज़ का सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारा विंडोज़ 11। ये कुछ आपको इंटरफेस दिख रहे होंगे, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में जो दिया गया है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो दिया गया है, सेकंड में एंड्रॉयड का लोगो दिया गया है, थर्ड में जो है वो हमारा आईएसओ का लोगो दिया आईओएस का लोगो दिया गया है, और जो फोर्थ जो दिख रहा है स्क्रीन वो दिख रहा है एप्पल पीसी के स्क्रीन का इंटरफेस आपको दिख रहा होता है। तो डिफरेंट सिस्टम पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमको डिफरेंट मिल सकता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखें जो मोस्टली आज के टाइम में यूज़ हो रहा है तो कंप्यूटर के ऊपर, पीसीज़ के ऊपर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और स्मार्टफ़ोन के ऊपर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। अब शुरू करते हैं हम लोग बूटिंग के कंसेप्ट को, और बूटिंग को समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं मेमोरी को। सो बेसिकली हम मेमोरी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस हो जाता है, एक स्टोरेज मीडिया हो जाता है, जहाँ पे हम प्रोग्राम को भी स्टोर करके रख सकते हैं और साथ-साथ हम अपने डेटास को, हम अपने फाइल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। सो मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज़ द स्टोरेज मीडिया वेयर वी कैन स्टोर आवर कंप्यूटर प्रोग्राम एज़ वेल एज़ आवर डेटा और आवर फाइल्स। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होता है, एक स्टोरेज मीडिया होता है, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को भी स्टोर करके रख सकते हैं और साथ-साथ हम अपने डेटा को, अपने फाइल्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होता है, इस मेमोरी को मुख्य रूप से हम 2 भाग में बाँटते हैं। पहला जो मेमोरी होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, जैसे एग्ज़ाम्पल में के तौर पे हम कह सकते हैं रैम, तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। जबकि दूसरा जो मेमोरी होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। इसके एग्ज़ाम्पल में देखेंगे तो हार्ड डिस्क ड्राइव है, एसएसडी है, ये सब हो जाता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। हालाँकि जब हम फंडामेंटल के कंप्लीट सीरीज़ को पढ़ेंगे तो हम मेमोरी के बारे में और भी डिटेल समझेंगे। बट फ़िलहाल जो है मेमोरी को थोड़े से शॉर्ट टर्म में हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम बूटिंग को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है ये मुख्य रूप से 2 टाइप का हो जाता है। पहला जो मेमोरी होता है हमारा, ये होता है प्राइमरी मेमोरी, और इसका एग्ज़ाम्पल है रैम, जो कि अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी, और इसका एग्ज़ाम्पल है हार्ड डिस्क, एसडीडी। जबकि अभी के टाइम में जो यूज़ हो रहा है वो आ रहा है हमारा एसएसडी। एसएसडी में एनवीएमई टेक्नोलॉजी जो है वर्तमान में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है? अब इन दोनों मेमोरी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी का, वो है ये प्राइमरी मेमोरी एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, या हम इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है, या तो आप टेम्पोररी मेमोरी यूज़ करेंगे, या नहीं तो आप दूसरा टर्म यूज़ कर सकते हैं वोलाटाइल मेमोरी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है, वो डेटा को टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करके रखता है। अब टेम्पोररी का मतलब कितना टेम्पोररी हो सकता है? तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है, ये हमारे डेटा को तब तक स्टोर करके रखेगा, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। ना? तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल है, यानी कि कंप्यूटर हमारा ऑन है, कंप्यूटर चल रहा होता है, तो उस दौरान ये डेटा को स्टोर करके रखेगा। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर पावर कट होता है, कंप्यूटर ऑफ होगा, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर का डेटा दैट इज़ रैम के अंदर का जो डेटा होता है, वो ऑटोमेटिकली इरेज़ होता है, लॉस्ट हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो एक परमानेंट मेमोरी होता है। और ये मेमोरी जो होता है वो डेटा को होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर ऑन है तब भी स्टोर कर रखेगा, और कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी सेकेंडरी मेमोरी का डेटा जो होता है हमारा परमानेंटली वहाँ पे स्टोर होता है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है दोनों मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी डेटा को टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करके रख रहा है, दैट इज़ जब तक कंप्यूटर पावर ऑन है तभी तक स्टोर करके रखेगा। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ये डेटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करके रखेगा। दैट मीन्स कि कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो जाता है तो इसके अंदर का जो डेटा होगा एज़ इट इज़ रहेगा, वो डेटा डिलीट नहीं होता है। इस मेमोरी के बारे में एक और कैरेक्टरिस्टिक समझना हम लोग को, वो है कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, या हम बात करें रैम के बारे में, तो रैम जो होता है ये डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एक्सेसिबल होता है। यानी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो रैम मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। जबकि हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी के बारे में बात करें, तो इस मेमोरी को हमारा कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो हार्ड डिस्क के अंदर फाइल स्टोर करके रखा गया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम
ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र रिक्वेस्ट उस फाइल को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम के अंदर लोड कर देता है। फिर कंप्यूटर उस डेटा का यूज़ कर पाता है या उस डेटा को स्क्रीन पे शो कर सकता है। तो हम सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम उस डेटा को अपने प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड करते हैं एंड देन हम उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे या अपने स्क्रीन पे शो कर पाएंगे। जबकि अगर हम बात करें हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में, अगर हम बात करें रैम के बारे में, तो रैम के अंदर का जो डेटा है कंप्यूटर डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये दो डिफरेंसेस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी का यहाँ पे हम जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं रैम के लिए, जबकि सेकेंडरी मेमोरी टर्म जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो जाता है, यानी कि दैट इज़ हम हार्डवेयर तैयार कर लेते हैं, जहाँ पे सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, डिस्प्ले यूनिट, इन सारे यूनिट्स को हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, है ना, असेंबल कर लेते हैं। तो असेंबल करने के बाद हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है रेडी, तैयार हो जाता है। अब इस कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेटिव बनाने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे ज़रूरत होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का। तो हम अपने कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। अब सवाल ये होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से मेमोरी में जाएगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर जाएगा या ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो हार्ड डिस्क के अंदर जाएगा? अगर हम इस पे विचार करें, सोचें इसके बारे में, समझने की कोशिश करें, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं करके रख सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करके रख सकते हैं क्योंकि ये डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर इंस्टॉल करेंगे, तो जैसे ही पावर कट होगा, रैम के अंदर का सारा डेटा हो जाएगा डिलीट। दैट इज़ कि अगर एक बार कंप्यूटर पावर ऑफ हुआ, तो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल करेंगे। दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर या एसएसडी जो भी लगा हुआ हो हमारे कंप्यूटर के अंदर, उस मेमोरी के अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। और ऐसा होता है ऑब्वियसली कि जब भी हम अपने कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, या अगर कंप्यूटर में एसएसडी लगा हुआ है या एनवीएमई लगा हुआ है, तो वहाँ पे जा कर के स्टोर हो जाता है, दैट इज़ इंस्टॉल हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नहीं मिलता है, तो फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। इवन हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है कि अगर हम इसको प्राइमरी में इंस्टॉल करेंगे, तो ये टेम्पररी बेसिस पे है और स्विच ऑफ होने के बाद ये डिलीट हो जाएगा। और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल करते हैं, तो दिक्कत ये आता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम इस फाइल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज़ बूटिंग। तो आइए बूटिंग को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी बताया गया, कंप्यूटर की अंदर मेमोरी दो टाइप, प्राइमरी मेमोरी दैट इज़ रैम, जबकि अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये एक रैम है। वहीं पे हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, दैट इज़ राइट साइड देख सकते हैं, यहाँ पे हार्ड डिस्क है, एसएसडी है और एनवीएमई टेक्नोलॉजी है। ये जो मेमोरी यहाँ पे दिख रहा है, ये मेमोरी हो जाता है हमारा रैम। और इस साइड जो मेमोरी शो कर रहा है, यहाँ पे तीनों मेमोरी आपको दिख रहा होगा। तो सबसे बॉटम में है वो है हमारा एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके ऊपर जो रखा गया है वो एसएसडी रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो रखा गया है वो है हमारा एनवीएमई। अभी वर्तमान में जो यूज़ हो रहा है, ये एनवीएमई टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अब सवाल आता है कि हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो इनिशियली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, वो इस हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाता है। प्रॉब्लम ये आया था कि कंप्यूटर सिस्टम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अब सवाल ये होता है कि इसको रैम के अंदर लोड करना है। तो जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करने जाते हैं, तो रोम के अंदर लिखा गया प्रोग्राम हार्ड डिस्क के फाइल्स को कॉपी करना शुरू कर देता है रैम के अंदर। दैट इज व्हेन वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर सिस्टम और आवर कंप्यूटर, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क, the operating system start loading into RAM, and this process is known as booting. Here we can see that loading OS from a hard disk to RAM, also known as booting. यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर कि एक तरफ हार्ड डिस्क है, दूसरे साइड जो है हमारा रैम, और जो एरो दिख रहा है वो हार्ड डिस्क से रैम की तरफ दिख रहा है। दैट इज़ यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड हो रहा है, और हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड होने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम ये कह सकते हैं, दैट इज़ नोन एज बूटिंग। तो अब हम बूटिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सो
बूटिंग को डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। बूटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ओएस फाइल लोडेड इनटू कंप्यूटर मेमोरी रैम। बूटिंग वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को रैम के अंदर लोड किया जाता है। बिकॉज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, डेट इज हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल होता है। और जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने जाते हैं, ओपन करने जाते हैं या ऑन करने जाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल किया गया होता वो फाइल्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर लोड होना शुरू हो जाता है। और यही प्रोसेस कहलाता है हमारा बूटिंग। तो बूटिंग वह प्रक्रिया हो जाता है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को कंप्यूटर की मेमोरी रैम में लोड किया जाता है। बूटिंग दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो बूटिंग होता है, ये बूटिंग दो तरह का हो जाता है। एक बूटिंग कहलाता है हमारा हार्ड बूटिंग, या इसी को हम कोल्ड बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट बूटिंग, या इस बूटिंग को हम वार्म बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ बूटिंग। द फर्स्ट वन इज हार्ड बूटिंग और ऑल्सो नोन एज कोल्ड बूटिंग, एंड अनदर वन इज सॉफ्ट बूटिंग और ऑल्सो नोन एज वार्म बूटिंग। पहला जो बूटिंग हो जाता है वो हार्ड बूटिंग, या जिसको हम कोल्ड बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो बूटिंग होता है वो होता है हमारा सॉफ्ट बूटिंग या वार्म बूटिंग। अब पहले समझते हैं हम हार्ड बूटिंग को कि हार्ड बूटिंग क्या होता है। बूटिंग परफॉर्म बाय प्रेसिंग सीपीयू पावर स्विच इज टर्म्ड एज हार्ड बूटिंग। हम ये कह सकते हैं कि सीपीयू में पावर बटन के दबाने के बाद जो बूटिंग होता है, यह बूटिंग कहलाता है हमारा हार्ड बूटिंग। यानी सीपीयू पावर बटन प्रेस करने के बाद जो बूटिंग होता है वह बूटिंग कहलाता है हार्ड बूटिंग। या हम ये कह सकते हैं सीपीयू पावर स्विच के द्वारा जो बूटिंग परफॉर्म कराया जाता है वह बूटिंग कहलाता है हमारा हार्ड बूटिंग। इस बूटिंग के अंदर, दैट इज हार्ड बूटिंग के अंदर, एक प्रोसेस होती है दैट इज पोस्ट पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। तो जब हम हार्ड बूटिंग करा रहे होते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो यहाँ पे एक प्रोसेस परफॉर्म होता है दैट इज नोन एज पोस्ट और पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। अब ये पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट क्या होता है? तो जब कभी भी हम कंप्यूटर को ऑन करने जाते हैं तो पावर बटन प्रेस करने के बाद रोम के अंदर लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस को, सारे कंपोनेंट्स को, लाइक कीबोर्ड, माउस, रैम, हार्ड डिस्क and everything that is attached with our computer system can checked, है ना, इज चेक्ड। जैसे क्या कहता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो भी डिवाइस अटैच किया गया है, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, स्कैनर हो, या कोई भी डिवाइस अटैच किया हुआ, जैसे हम सीपीयू के अंदर पावर बटन को प्रेस करते हैं तो रोम के अंदर स्टोर किया गया प्रोग्राम कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट पे एक बार चेक करता है, और इसी चेक करने के प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट, दैट इज पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। और जब हार्ड बूटिंग हो रहा होता है तो वहाँ पे पोस्ट प्रोसेस परफॉर्म होता है। दूसरा जो बूटिंग होता है वो होता है हमारा सॉफ्ट बूटिंग। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कभी-कभी अचानक से कंप्यूटर काम करते-करते बंद हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, एक ही जगह पे स्टक हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा मोबाइल फ़ोन के अंदर भी देखा गया है, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर या हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग कर गया। वैसे स्थिति में हम कंप्यूटर को या मोबाइल फ़ोन को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करें कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर जब रीस्टार्ट होगा तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि कंप्यूटर शट डाउन होता है और ऑटोमेटिकली फिर से वो कंप्यूटर ऑन भी होता है। और जब भी कंप्यूटर ऑन होगा तो क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग में बूटिंग होता है। तो जब कभी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे और उस दौरान जो बूटिंग होगा वो बूटिंग कहलाता है हमारा सॉफ्ट बूटिंग। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, या हम ये कह सकते हैं रीएसआर, क्योंकि बिकॉज रीस्टार्ट जो होता है इस प्रोसेस का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है हमारा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। तो हम ये कह सकते हैं अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, या कंप्यूटर में जो रीस्टार्ट बटन है उस बटन को प्रेस करने के बाद जो बूटिंग होगा ये बूटिंग कहलाता है हमारा सॉफ्ट बूटिंग। अब इस दोनों बूटिंग के अंदर एक खास डिफरेंस ये होता है, जैसा हम लोगों ने देखा कि हार्ड बूटिंग के अंदर पोस्ट प्रोसेस होता है ना। दैट इज़ कि जब भी हम सीपीयू पावर बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होने से पहले कंप्यूटर से के साथ जो भी डिवाइसेस अटैच हैं उन सारे डिवाइसेस को एक बार चेक करता है। ठीक उसी तरह से जब हम सॉफ्ट बूटिंग कर रहे होते हैं तो सॉफ्ट बूटिंग के अंदर ये कोई पोस्ट प्रोसेस नहीं होता है। सॉफ्ट बूटिंग के अंदर जो पोस्ट प्रक्रिया होता है वो नहीं होता है, लेकिन हार्ड बूटिंग के अंदर हमारा पोस्ट प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा बूटिंग और टाइप ऑफ बूटिंग। वंस द बूटिंग इज डन और कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट, जैसे ही हमारा बूटिंग जो होता है वो कंप्लीट होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ऑन हो जाता है, फिर हम कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करना सीखा, और ये लोडिंग प्रोसेस कहलाता है हमारा बूटिंग। और बूटिंग भी दो तरह का हो जाता है, हार्ड बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।